आज मैं तेलंगाना राज्य की द्वितीय भाषा पाठ 3 माँ मुझे आने दे लेकर आई हूँ। इसकी कवित्री है मृदुल जोशी। माँ मुझे आने दे, यानी एक गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ से कह रही है कि मुझे आने दीजिए। तो इसकी कवित्री है मृदुल जोशी। तो सबसे पहले हम लोग कवित्री के बारे में जानेंगे। कवित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से इन दिनों आदि। तो कवित्री मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ है? 1960 में। स्थान का नाम क्या है? उत्तराखंड के काठगोदाम में। तो इनके मुख्य रूप से रचनाएं हैं। रचना के मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण, यानी नारी को जागृत करना और एक अच्छे समाज का निर्माण करना। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। तो इनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं। तो वो रचनाओं के नाम हैं आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि। तो इस तरह से हम लोग मृदुल जोशी के बारे में जान लिया है उनके परिचय के द्वारा। तो आगे हम चलते हैं विषय प्रवेश। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दोनों कार्यकुशल, गुणी, बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध हैं। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर विषय में क्या कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। तो समाज के शक्ति रूप कौन है? स्त्री और पुरुष दोनों भी शक्ति के रूप माने गए हैं। दोनों कार्यकुशल, गुणी, बुद्धिमान होते हैं। तो दोनों भी कार्य करने में होशियार, बुद्धिमान और गुणी हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। तो एक समाज का निर्माण करना, उसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों का भी बहुत महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। तो वेदों में स्त्री की तुलना किससे की गई है? देवी से। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। तो वेद काल से यह माना जाता है कि जहाँ पर भी नारी होती है वहाँ पर देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। लेकिन समाज में कुछ ऐसी बुराई फैली हुई है जिसके कारण आज भी कुछ स्थानों पर भ्रूण हत्याएं देखने मिल रही हैं। भ्रूण हत्या यानी गर्भ में ही बेटी की हत्या करना। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। तो ये जो घटनाएं हो रही है तो वह समाज के लिए, एक मनुष्य के लिए अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो अपराध है उसे समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं कविता में। तो सबसे पहले हम कविता के शब्दार्थ जान लेंगे। डर यानी भय, फैलना यानी विस्तृत होना, आंगन यानी घर के भीतर का सहन, हरियाली यानी हरे भरे पेड़ पौधे, आंचल यानी साड़ी के सामने रहने वाला छोर, खुशबू यानी सुगंध, घर यानी मकान, किलक यानी किलकारी, ठुमक यानी ठसक भरी हुई चाल, कदम यानी पग, सन्नाटा खामोश, बिखरना तितर बितर होना, पखारना फैलना, दम गर्व, उद्दंडता अखड़लपन, सदी यानी शताब्दी। तो ये जो शब्दार्थ हम लोगों ने पढ़ा है
उनकी पंक्तियाँ आप पढ़ेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। तो एक गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे आने दो, डर मत आने दे, तो मुझे आने दीजिए, आप डरना नहीं। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, तो मैं जन्म लेकर आपके आंगन में हरियाली फैलाऊंगी। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, तो आपके आंचल को लिपट कर मैं आपके आंचल को सुगंधित कर दूंगी। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। तो जो मेरी किलकारी है, मेरे जो ठुमकती चाल है, तो जो घर में सन्नाटा फैला हुआ है वो सारा दूर हो जाएगा, जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। तो किससे पसरा हुआ था? पिता के गर्व, भाई के अकड़लपन के कारण सदियों से घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तो बेटी इस घर में जन्म लेकर सारा सन्नाटा को दूर करना चाहती है और पिता का जो गर्व है, जो भाई का जो अकड़लपन है, उसे भी वो दूर करना चाहती है। तो आगे चलते हैं अगली पंक्तियों के शब्दार्थ। पोंछना यानी साफ कर देना, अंधेरा तम, माथा ललाट, सिलवट सिकुड़ना, सिमटना संकुचित होना, झर झड़ी, ओस शबनम, आँख नयन, कोर छोर, धुलना साफ किए जाना, रुखीला एहसास यानी कठिनाइयों से भरी अनुभूतियाँ, अकड़ीला मिजाज घमंडी स्वभाव, छिपकना सटना, समुंदर सागर, आसमान आकाश, अक्स यानी प्रतिबिंब। तो अब इसकी पंक्तियाँ पढ़ेंगे हम। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों से, आँखों की कोरों से, आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अखड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों खिड़कियों में, तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए है माँ। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि गर्भस्थ बिटिया कहने लगी माँ से, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। तो माँ के माथे के सिलवटों में जो अंधेरा छिपा हुआ है उसे वो दूर कर देना चाहती है, पोंछ देना चाहती है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। तो कभी कभी क्या हो रहा है, माँ की आँखों में आंसू के बूंद गिर रहे हैं। आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। तो बिटिया माँ से कहने लगी कि मुझे इस दुनिया में आने दीजिए और जो रुखीला एहसास यानी कठिनाइयों से भरी हुई जो अनुभूतियाँ हैं वो सारा धुल जाएगा। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों खिड़कियों में। तो गर्व का जो स्वभाव है वो कहाँ कहाँ पर चिपका है? घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों और खिड़कियों में। तेरे आँखों में तैरते ये समुंदर या आसमान के अक्स मैंने देख लिए है माँ। तो माँ की आँखों में बिटिया ने क्या देख लिए है? तैरता हुआ समुंदर और आसमान का प्रतिबिंब देख लिया है। तो यहाँ पर बिटिया क्या कह रही है माँ से कि माँ के सिलवटों में जो अंधेरा छुपा हुआ है उसे वो पोंछ देना चाहती है और माँ की आँखों से जो बूंदें गिर रही है, जो झर रही है आँखों से आंसू, तो उसे भी वो दूर करना चाहती है और आगे जो कठिनाइयों से भरी हुई जो अनुभूतियाँ हैं उसे भी वो धो देना चाहती है
और अकड़ीला मिजाज यानी जो घमंड का स्वभाव है वो दीवारों और बंद दरवाज़ों खिड़कियों को चिपका है, उसे भी वो दूर करना चाहती है। और बिटिया ने क्या देख लिया माँ की आंखों में? तैरता हुआ समुंदर और आकाश का प्रतिबिंब देख लिया है। तो आगे चलते हैं, आगे की पंक्तियों के शब्दार्थ जान लेंगे। मोती यानी एक बहुमूल्य रत्न। सीप यानी मोती की माँ, यानी सीप के अंदर मोती का जन्म होता है, इसलिए इसे सीप मोती की माँ कहा गया है। सीप का अर्थ नाविक यानी नाव चलाने वाला। किस्सा यानी कहानी। रोशनी यानी उजाला। चमक यानी झलक या कांति। चटक यानी रंग से भरा। दूर यानी असमीप। पार दूसरी ओर का किनारा। झिलमिलाना, टिमटिमाना। दुनिया, विश्व। चमकीला, प्रकाशवान। सपना, स्वप्न। लहर, तरंग। तपेड़, धक्का। ढूंढना, खोजना। तो अभी पंक्तियाँ पढ़ेंगे हम। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। तो यहाँ पर गर्भस्थ बिटिया क्या कह रही है अपनी माँ से कि माँ जा सकती हूँ दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। तो जहाँ पर झिलमिलाती दुनिया यानी खुशियों से भरी हुई जो दुनिया है, वहाँ पर वो जा सकती है। ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। तो आपके लिए मैं जिस तरह से सपने में हम लोग अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, तो उस तरह के सपने में जो सुंदरता है उसे मैं ला सकती हूँ। समुंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। तो समुद्र में जो लहरें उठती है और वो लहरें किनारों से जाकर टकराती है, और मोती और सीपी नाविकों के किस्से। तो ऐसे समुद्र में वो मोती, सीपी और जो नाव चलाने वाले हैं उनके कहानियाँ भी ला सकती हूँ। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो। तो आगे क्या कह रही है वो अपनी माँ से कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो रोशनी से भरा हुआ हो, चमकता हुआ हो और रंगों से भरा हुआ हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि मुझे आने तो दीजिए, आप डरिए मत, मुझे आने दो, तभी तो मैं ये सब कुछ आपके लिए कर सकती हूँ। तो इस तरह से मृदुल जोशी ने इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से माँ और बेटी के बहुत ही सुंदरता से। तो आगे हम अब कविता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ जान लेंगे। डर यानी भय। फैलना यानी विस्तृत होना। आंगन यानी घर के भीतर का सहन। हरियाली हरियाली यानी हरे भरे पेड़ पौधे, हरी घास। आंचल यानी साड़ी के सामने रहने वाला छोर। खुशबू यानी सुगंध। घर यानी मकान। किलक यानी किलकारी। ठुमक यानी ठसक भरी हुई चाल। कदम यानी पग। सन्नाटा यानी खामोश। बिखरना यानी तितर बितर होना। पखारना फैलना। दम यानी गर्व। उद्दंडता अखड़लपन। सदी यानी शताब्दी। अब पंक्तियाँ पढ़ेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर,
लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। तो एक गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे आने दीजिए, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। तो बिटिया अपनी माँ से कहने लगी कि मैं आपके आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी और आंचल में लिपटकर आपके आंचल को सुगंध से भर दूंगी। मेरी किलकारियाँ और ठुमकते हुए कदमों यानी ठुमकती हुई चाल से घर का जो सन्नाटा है उसे भी वो दूर कर देना चाहती है। जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। तो किससे पसरा हुआ है? सदियों से, कई शताब्दियों से क्या हुआ है? पिता का जो गर्व है, भाई का जो अकड़लपन है वो पसरा हुआ है, तो उसे भी वो दूर कर देना चाहती है। आगे के शब्दार्थ। पोंछना, साफ कर देना। अंधेरा, तम। माथा, ललाट। सिलवट, सिकुड़ना। सिमटना, संकुचित होना। झर, झड़ी। ओस, शबनम। आँख, नयन। कोर, छोर। धुलना, साफ किए जाना। रुखीला एहसास, कठिनाइयों से भरी अनुभूतियाँ। अखड़ीला मिजाज, घमंडी स्वभाव। छिपकना, सटना। समुंदर, सागर। आसमान, आकाश। अक्स, प्रतिबिंब। तो आगे बिटिया माँ से कहने लगी, पंक्तियाँ देखिए। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों में। तेरे आँखों में तैरते ये समुंदर, या आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। तो बिटिया माँ से कहने लगी, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। तो माथा यानी ललाट। तो ललाट में जो सिकुड़न आई हुई है, सिकुड़न के कारण जो अंधेरा फैला हुआ है उसे वो पोंछ देना चाहती है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। तो कभी कभी क्या हो रहा है, माँ की आँखों की कोरों से जिस तरह ओस की बूंद यानी शबनम की जो बूंदें होती है उस तरह माँ की आँखों की कोरों से झर रहा है। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। तो बिटिया कहने लगी कि मुझे आने तो दीजिए, तो जो घर में सारा रुखीला एहसास यानी कठिनाइयों से भरी हुई जो अनुभूतियाँ हैं वो धुल जाएगा। अखड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों, खिड़कियों में। तो घर की सारी दीवारों और बंद दरवाज़ों और खिड़कियों में क्या चिपका हुआ है? घमंड का स्वभाव चिपका हुआ है, उसे भी वो दूर कर देना चाहती है। तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर, या आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। तो आगे माँ से कहने लगी बिटिया कि माँ की आँखों में उसने क्या देख लिया था कि तैरता हुआ सागर और आसमान के अक्स यानी आसमान का, आकाश का प्रतिबिंब उसने देख लिया है। आगे के शब्दार्थ जानेंगे अभी। मोती यानी एक बहुमूल्य रत्न। सीपी यानी मोती की माँ। नाविक यानी नाव चलाने वाला। किस्सा यानी कहानी। रोशनी यानी उजाला। चमक यानी झलक, कांति। चटक यानी रंगों से भरा। पार यानी दूसरी ओर का किनारा। झिलमिलाना यानी टिमटिमाना। दुनिया यानी विश्व। चमकीला यानी प्रकाशवान। सपना यानी स्वप्न। लहर, तरंग। तपेड़ यानी धक्का। ढूंढना, खोजना। आगे हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे अभी।
माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। तो आगे गर्भस्थ बिटिया कहने लगी माँ से, माँ मैं जा सकती हूँ दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। तो जहाँ पर झिलमिलाती दुनिया है उतना दूर पार वो जा सकती है। ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। तो आपके जो चमकीले सपने हैं, तो खुशियों से भरे हुए जो सपने हैं उसे मैं ला सकती हूँ। समुंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी नाविकों के किस्से। तो समुद्र के जो उठने वाली लहरें हैं उन तपेड़ों में वो क्या ढूंढ सकती है, मोती सीपी और नाविकों के किस्से। किस्से यानी कहानी। तो मोती सीपी और नाव चलाने वाले इनके कहानी वो ला सकती है। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला। तो आगे क्या कहने लगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो रोशनी सा चमकता हुआ हो, रंगों सा चटकीला हो, तो रंगों से भरा हुआ हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। तो कहने लगी कि मुझे आने दीजिए, डरिए मत, मुझे आने दीजिए। आप आने देने से तो ही मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ आपके लिए। तो इस तरह मृदुल जोशी ने इस कविता में गर्भस्थ बिटिया की बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से उतारा है। तो इस कविता के आधार पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि मानव के अंदर जो गलत विचार है, जो सोच है, उसे दूर करें, अपनी बेटी को अपनाएं और उसे इस दुनिया में आने दीजिए। तो बेटे का आना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है एक बेटी को भी। बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। तो आती हुई लक्ष्मी को अपनाइए ताकि आपका जीवन खुशियों से भर सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता बहुत पसंद आई है। पुनः इस कविता का अध्ययन करेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो छिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों, खिड़कियों में। तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। धन्यवाद।